लो कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का मॉडल पेपर आ गया है, तो मैं आप लोगों को गणित सब्जेक्ट का मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। इनकी आप लोग तैयारी कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर यहाँ से प्रश्न नहीं आते तो मैं आपको दिखाता भी नहीं, आता है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड रहेगा, ऐसा नहीं कि यही प्रश्न आएगा, सभी प्रश्न नहीं आते हैं। कुल मिला के 4 मॉडल सेट जारी करता है, और चारों मॉडल सेट को पढ़ोगे तो चारों मॉडल सेट से पासिंग से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर का होता है, लगभग 40 से 45 नंबर का चारों मॉडल सेट मिला के प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि 70 नंबर 75 नंबर का है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इसके लिए मैंने जो आईएमपी सूची दिया है उसको ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्रश्न वहीं से अटेम्प्ट होंगे। ये जो है एक फॉर्मेट है जिससे आपको कम से कम पासिंग मार्क मिल जाएगा। तो अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आप समझ जाओ कि आपका 45 नंबर 40 से 45 नंबर का पूरा तैयारी हो जाएगा, और बाकी जो बचा उसको आईएमपी से पढ़ लेना। आप ऐसा कर सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो प्रश्न है, पहले यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे है 64 का एक गुणनखंड है, तो कितना होगा? तो आप लोगों को पता होगा 64 को हम 8 का वर्ग कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड 8, यहाँ पे x, देखो यहाँ पे दोनों किस में है, एक सेकंड, यहाँ पे x और माइनस आर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, a को ले लेना है। ठीक है, वर्ग कभी भी नहीं होगा, गुणनखंड करना है तो x का मान कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए ना। तो x का मान 8 किस में आ रहा है? 8 आ रहा है आपका इसमें यहाँ पे a में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो साइन स्क्वायर 47 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 47 अंश का मान। तो आप लोगों को पता है 47 की जगह अगर थीटा लगा दो तो मान कितना होगा? 1 होगा ना। तो मान लो यहाँ भी 1 ही होगा, क्योंकि दोनों मान कॉस और साइन में दोनों में क्या है, 47 है, इसलिए 1 होगा। तो यहाँ पे बी को लेना है। तीसरा देखो, ये किस चतुर्थांश में पूछा? बहुत आसान है चतुर्थांश। मैंने चतुर्थांश को तो बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाया है। देख के आप बता सकते हो कि कौन सा चतुर्थांश है। तो पहला दोनों प्लस प्लस रहते हैं, फिर एक प्लस एक माइनस प्लस रहता है, फिर तीसरा में क्या होता है, दोनों माइनस में, और चौथा में क्या होता है प्लस माइनस। तो माइनस और प्लस है, मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश है, बी ले लेना है। ये प्रश्न बैंक से लिया है। ये प्रश्न बैंक का नहीं, मैंने आप लोगों को ये परीक्षा बोर्ड में शायद आप लोगों को टिक कराया है, या 1 नंबर के प्रश्न में आप लोगों को बताया ये प्रश्न है। ठीक है, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ली जानी चाहिए। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी लेना चाहिए? जब ब्याज की गणना कितनी की जाती है? तिमाही। तिमाही मतलब 4 बार आपको पटाना है 1 साल में, तो ब्याज का वार्षिक ब्याज दर कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, 1/4, 1 साल में 4 बार पटा रहे हो तो कैसे बोलोगे? 1/4। तो यहाँ पे बी आंसर आपको लेना है। आगे देखो, इसके बाद है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं। संगत भुजाएं जो है वो समानुपातिक होती है, याद रखना। ठीक है, इसको भी मैंने बताया था, अध्याय 10 या अध्याय 11 में है, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। चलो आगे देखते हैं, रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो, पहला समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, और इसका सारवंतर पूछा है, बहुत आसान है। पीछे वाले पद में आगे वाले को घटा दो, तो 5 में 3 घटाओ कितना बचेगा? 2। तो सारवंतर कितना है? 2। 2 आया। ठीक है, आगे देखो, किसी घन की पृष्ठीय विकर्णों की संख्या खाली स्थान होती है। तो विकर्णों, किसी घन की पृष्ठीय विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 1 मिनट, देखो पृष्ठ तो 6 हैंगे ना, अब इसके विकर्ण बोल रहे हैं, तो विकर्ण 1 में 2 मतलब 12 रहेंगे क्या? 1 सेकंड, इसका तो 12 होना, हाँ ठीक है, यहाँ पे सही लिया है, 12 लिया है। ठीक है, एक पृष्ठ में 2 विकर्ण होते हैं, तो इसके हिसाब से मैंने अंदाजा लगा लिया कि 6 पृष्ठ है मतलब 12। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न साइड में है। ठीक है, राइट हैंड साइड, √2 एक खाली स्थान संख्या है, अपरिमेय संख्या, सीधी सी बात, अपरिमेय ले लेना है। ठीक है, क्योंकि √5 ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है, थीटा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखो, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती? 2। ठीक है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं 2 खींची जा सकती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। इतना आसान प्रश्न दिया है, मान लो अगर ये पेपर आ जाए ना तो आप तो पूरा में पूरा छाप दोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो पूरा में पूरा छाप ही लेना है, ऐसे ही प्रश्न आएगा, इतना सरल सरल।
इससे कठिन नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको ना आईएमपी जब सूची प्रोवाइड किया था तो मैंने बताया था कि कौन कौन सा आएगा, और ये जैसा मैंने आपको दिया सेम टू सेम वही प्रश्न। भाई मॉडल पेपर बनाने वाला कभी गलत नहीं होता है। मॉडल पेपर वालों को भी पता है कि प्रश्न कैसे आते हैं, मुझे भी पता है। अगर मैं भी मॉडल पेपर बना देता हूँ तो मुझे भी पता है कि प्रश्न कैसे आते हैं, तो मैं वो प्रश्नों को ऐड करता जैसे प्रश्न आते हैं। इसीलिए आईएमपी सूची आप लोगों के लिए उसी टाइप से बनाया गया। हम सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे तो पता है, मॉडल पेपर वालों को पता है, बोर्ड को भी पता है, ठीक है। आप लोगों को एक बात पता नहीं होगा, जब भी कोई भी पेपर सेट करता है तो मॉडल पेपर से 40 नंबर 45 नंबर तक के आएगा ही आएगा। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूँ आता ही है। तो एक मॉडल पेपर जारी नहीं होता, 4 होता है, चारों मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है ना, ये जो मॉडल पेपर है इसके प्रश्नों की जो जानकारी है आप लोग कम से कम पास हो जाओ सोच के, ये बोर्ड के द्वारा ही खुद दिया जाता है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कम से कम पास हो जाए, ठीक है। तो बोर्ड ने कुछ प्रश्न पहले ही बता देते हैं कि ऐसे प्रश्नों को लेंगे, ये प्रश्न आएगा, तो ये मॉडल पेपर वाले उन प्रश्नों को चुन चुन के वहाँ पे लगा देते हैं। समझ में आएगा? तो 40 नंबर का आपका ऐसे ही बन जाता है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो यहाँ पे देखो दो समरूप आकृतियों की माप में विशेष अनुपात होता है। क्या बताओगे? सत्य बताओगे, ठीक है। उसे स्केल गुणक कहते हैं, ये सत्य है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, ये भी सत्य है। मैंने इसे बार बार आपको बताया है। रैखिक समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने के लिए ये सही है, ये भी सत्य है, क्योंकि मुझे पता है अद्वितीय हल का सूत्र ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यही होता है। कॉस थीटा गुणित सेक थीटा का मान 1 होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आप देख लो, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो डेफिनेटली दोनों कट जाएगा, ठीक है। कॉस कॉस, सेक को कॉस में चेंज कर लो, कॉस को या तो सेक में चेंज कर लो, तो कट के एक ही प्राप्त होगा। आवर्ती जमा खाता किसी निश्चित अवधि के लिए होता है, ये भी सत्य है, निश्चित अवधि के लिए होता है। चलो आगे दिखाता हूँ। इसके बाद देखो 2 नंबर के प्रश्न कितने आएंगे? 5 प्रश्न, 5 दिखाता हूँ अब। देखो यहाँ पे बहुपद दिया है और यहाँ पे पी एक्स का मान है, P2 और P0 का मान का मतलब क्या है? जहाँ जहाँ पे x है ना, वहाँ पे आपको क्या रखना है? एक बार 2 रख के हल करना है और एक बार 0 रख के हल करना है, बस। जैसे कि यहाँ पे किया है, P2 बराबर 2 रख के हल किया तो इसका उत्तर कितना आ गया? 10 आ गया। अब 0 रख के हल करेंगे, तो 0 रख के जब हल करेगा तो इसका उत्तर कितना आएगा? मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे में देख सकते हो। तीसरा प्रश्न देखें। चलो तीसरा प्रश्न को भी मैं आपको समझा देता हूँ। वर्ग समीकरण लिखा हुआ है यहाँ पे, x² - 4x + 2 बराबर 0 को विभक्तीकरण, बहुत आसान है, ठीक है। इसको तुलना किससे कर दोगे? व्यापक समीकरण से कर दोगे, ठीक है। ये व्यापक समीकरण है, ax² + bx + c से कर दो, तो यहाँ पे a b c का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैंने आपको समझा दिया है। तो a का मान 1, b का मान -4, c का मान 2, d क्या है? विभक्तीकरण का सूत्र है, बस सूत्र में मान रख दो, हल करो, 8 आ जाएगा। बहुत आसान है। चौथा प्रश्न देखो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा सा चौथा प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखो, बिंदु यहाँ पे 0 और 0 दिया है और 2 3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। प्रवणता का सूत्र आपको पहले याद होना चाहिए। क्या होता है? y2 - y1/x2 - x1, बस ये सूत्र याद कर लो, ठीक है। शुरू वाले जो है वो x और y1, x1 y1 है, और पीछे वाला जो है 2 और 3 क्या है? x2 y2 है, बस सूत्र में मान को रख दो, उत्तर आ जाएगा 3/2। पांचवा प्रश्न देखो। पांचवा प्रश्न में यहाँ पे 2 cos 67/sin 23 + 10 40/cot 50 + cos 0 का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। देखो इसका भी बहुत आसान है। क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये cos और sin जो है कट गया, मान लो, ठीक है। मैंने काट दिया उसे, तो यहाँ पे क्या बचा? 2 बस बचा। कैसे कटेगा पता होना चाहिए, कटने का तरीका। कॉस को या तो हम साइन में चेंज करेंगे या साइन को कॉस में, तो एक जैसे राशि प्राप्त होगा। कट गया समझो, ठीक है, ये कट गया। जैसे कि यहाँ पे नीचे में बताया 90 - 23 में चेंज कर दिया कॉस को साइन में, ठीक है, कट गया, देख सकते हो। इसके बाद 10 या कॉट को भी चेंज कर लो एक दूसरे में, ये भी कट गया। कितना प्राप्त हुआ? 1। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1, तो 1 2 1 कितना होगा? 4। उत्तर कितना आना चाहिए? 4। देखो ये रहा 4। बहुत आसान है। मैंने बहुत बारीकी से आप लोगों को ये सारी टॉपिकें मतलब पढ़ाया है। अगर आप लोगों के माइंड में नहीं आ रहा है तो आप लोग सोचो कैसे, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हो, सिर्फ सुनो क्या क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, देखो मत, उसे अपने दिमाग में लगाओ, ठीक है। चलो छठवा दिखाता हूँ। आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये छठवा प्रश्न है, ये 2 नंबर के आखिरी प्रश्न है। तो माध्यिका ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करते हो पता है?
क्रम से पहले तो इसको जमाना होता है, क्रम से जमा लो, गिनो कितने संख्या है। अगर संख्या सम है तो आपको क्या करना होता है, n+1/2 वाला सूत्र लगाना होता है, लेकिन ये तो सॉरी विषम है, विषम है तब ना, और सम है तो आपको 1/2 n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से सूत्र लगाना है, n का मान बस 8 रख दो, ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा। उसके बाद ये जो क्रम से है ना, वो जिस पद में बैठा है वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो मैं आपको आधा दिखा देता हूँ कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे बगल में है, देख सकते हो। इन्होंने रख दिया 8 n के जगह में, हल किया, चौथा पांचवा पद को यहाँ पे उठा के रख दिया, 32 33 दोनों को जोड़ दो और उसके बाद भाग दे दो, भाग दिया तो 65 आया, 65 को 2 से भाग दिया तो कितना है 32.5, उत्तर आ गया। सातवां देखो, अब 3 नंबर के प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है, कितना है, हाँ ठीक है, सातवां से शुरू होगा ना, सातवां आठवां 9वां 10वां, नहीं सातवां तक के है, ठीक है। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल -5 और -11 है। देखो मूल कितने हैं, -5 और -11, बहुत आसान है, इसको देख लेते हैं। इसका एक सूत्र होता है अभिष्ट समीकरण का, कहाँ पे, देखो x² माइनस कोष्टक के अंदर a अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हो ना, बस यहाँ पे अल्फा और बीटा के मान को रख दो, उत्तर आ जाएगा आपका x² + 16x + 55 = 0 प्राप्त हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणी 100 70 40 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात करना है, बहुत आसान है 11वां पद निकालना। सूत्र में देख लो, पहला पद आपको पता है, डी का मान भी निकल जाएगा, कितना आएगा 30 आएगा ना, ठीक है। तो -30 जो है पीछे वाले पद में आगे वाले को घटाना होता है, तो -30 जो है डी का मान आ जाएगा। और एन का मान कितना होगा, 11 है, तो मतलब 11वां पद है। अब निकालना क्या है, एन का मान निकालना है, तो एन का मान मतलब 11वां पद में कौन सा मान बैठा हुआ है, तो -2 से जो है 11वां पद में आप हल करके देख लो, आ जाएगा उत्तर, ठीक है। इनका प्रैक्टिस कर लेना, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आएगा। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो प्रश्न बैंक लिखा है ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रश्न बैंक लिखा है ये किसी सन में आए हुए प्रश्न है, ठीक है, किसी ने किसी सन में आया, और मैंने IMP टीक में इसे बिल्कुल बताया हूँ आप लोगों को, अभी अभी जस्ट कुछ ही दिन हुआ है, शायद 15 से 20 दिन या महीना भर हो गया है ना, मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि ये प्रश्न के बारे में, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, कुछ ही दिन पहले बताया था। बस सूत्र याद करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। बिना सूत्र कभी गणित का प्रश्न सॉल्व नहीं होता है, तो याद कर लेना, ठीक है। मानों को रखो और हल करो, 880 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 11वां देखते हैं, ये भी 2 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है, 3 नंबर के। तो सिद्ध कीजिए कि 2k + k एक विषम पूर्णांक है जहाँ k एक पूर्णांक है कह रहा है। तो इसका उत्तर देखो कैसे आएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो 7 है ना, उसको 7 तो रखेंगे, लेकिन उसमें अगर एक -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 करके उसे -1 कर देंगे तो वो पहले जैसा ही हो सकता है, बिल्कुल। तो हम उसे 8 बना लेते हैं, 7 को, और -1 कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, जैसे कि ये जो सम संख्या बन गया ना, तो अब 2 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। 2 उभयनिष्ठ निकला तो k + 4 बचा और -1। तो जो k + 4 आया है ना, यही क्या है, यही जो है ना परिभाषित कर रहा है विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। तो 2k + 7 एक क्या है, विषम पूर्णांक संख्या। एक बात मैं बता दूं, 1 नंबर के जब प्रश्न में, शायद मैं MP बोर्ड वाले विद्यार्थी उनको बताया था, ठीक है, उनके एक टॉपिक में ये प्रश्न था कि किसी संख्या के साथ अगर विषम संख्या जोड़, चाहे वो सम हो या विषम, तो क्या प्राप्त होगा, विषम ही प्राप्त होगा, याद रखना, ठीक है। और सम में सम जोड़ने पर सम ही प्राप्त होगा, सम संख्या में सम जोड़ोगे तो सम प्राप्त होगा, लेकिन सम हो या विषम हो, विषम जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, सम और विषम दोनों प्राप्त होगा। इस तरह से ये आपको जानना है। चलो आगे दिखाता हूँ 11वां प्रश्न। देखो यहाँ पे है, क्या करना है, सम दूरस्थ मतलब दूरी बताना है। दूरी बताने के लिए देखो एक सूत्र यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये जो है ना, ये PA = PB, और ये जो है ना दूरी ज्ञात करने का सूत्र है y2 x2 - x1 सूत्र है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। x2 कोष्टक के अंदर जो 7 है, x है, ये जो बीच में लिखा है ना, उसके जगह में रखना है, 7 के जगह में x2 रखना है, माइनस x की जगह में x1 रखना है, y2 1 के जगह में और y1 y के जगह में रखना है, ठीक है। सेम उसी तरह से वहाँ भी करना है। इसके बाद क्या करना है, दोनों के सूत्रों का उपयोग करके आपको सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पे किया है, ठीक है। इसे मैंने टिक करा दिया, तो आप लोगों को ये प्रश्न भी मिल गया होगा, ठीक, कहाँ तक के है यहाँ, और आधा हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो x - y - 2 यहाँ पे प्राप्त हुआ।
अथवा में भी प्रश्न रहते हैं, हाँ तो अथवा को भी देखना है हमें, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो अथवा भी आ सकता है। तो अथवा में देखो यहाँ पे क्या है, फूलमती ने अपने घर के लिए 4 किलोग्राम चावल खरीदा, उसमें यहाँ रोज़ 500 ग्राम चावल पकता है, उसके घर प्रत्येक दिन बचे हुए चावल के लिए आलेख बनाइए एवं आलेख देखकर बताइए कि चावल कब खत्म हो जाएगा, कह रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से इन्होंने आलेख बनाया वैसे ही बनाना है। पहला दिन इतना था, ठीक है, वो हर दिन कितना खा रहा है, 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम खत्म कर रहा है। तो देखो ये कितना बचा है अंतिम में, 5वां दिन जो है वो 1.5 kg बस बचा है मान लो, ठीक है, किलोग्राम में। और इसको अब आलेख में दर्शाना है, तो इस तरह से आपको दर्शा देना, ठीक है। एक रेखा बनेगा इस प्रकार से, एक्स से बिंदु को एक्स और वाई बिंदु को वाई में टच करना है, दोनों को मिलाना है, एक्स वाई को मिलाते हुए आपको बनाना है। चलो आगे दिखाते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए एवं बी सही। ये 12वां या 13वां अध्याय से है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने वाला। ये हर साल तो नहीं आता, लेकिन किसी साल ना आ जाता है ये। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो दिया गया कि लिखा है, ये बहुत आसान होता है पाइथागोरस प्रमेय। एक त्रिभुज बना दो, त्रिभुज बनाने के बाद उसके सारे शीर्ष और सारे लंब को ना सिद्ध करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने किया है वैसे ही यहाँ भी आपको क्या करना है, वैसे करना है, बराबर बराबर। फिर 2 त्रिभुजों को समरूप बता दिया है यहाँ पे। इसके बाद इसका जो हल होगा यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर देना है और अंत में ये आ जाएगा आपका उत्तर, इस प्रकार से। अथवा प्रश्न भी है, इसको भी देख लेते हैं। ये जो है अगर वो समझ में ना आए तो इसको बना सकते हो। अथवा यही बेनिफिट देता है कि एक प्रश्न ना बने तो दूसरा को बना लो, डेफिनेटली आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। ये रहा, तो यहाँ पे देख सकते हो 20 सेंटीमीटर का क्या त्रिज्या है और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए ना, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, देख लो OM बराबर ON दोनों को बराबर रख दिया है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जितना नीचे गया उतना ऊपर गया, दोनों जीवा के बराबर कर दिया है, ठीक। अब यहाँ पे हल करना है 24 को 2 हिस्सों में बांटना है, 12 सेंटीमीटर और OA का मान कितना है, मतलब त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या का मान है OA का मान 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर और 12 इसका, तो 12 और 20 जब इसे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल करेंगे, देखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के इन्होंने हल किया है, तो AM का मान कितना आ गया, 16, ठीक। तो जो पूछा है वो निकल गया, AM का मान कितना है, 16, ठीक। और है क्या यहाँ पे कुछ और हल, ठीक है। और यहाँ पे देखो जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई कितना हो गया, AB का मान 32 सेंटीमीटर। इसके बाद सक्वाकार तंबू की ऊंचाई वाला है 5 मीटर तथा आधार के त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो उसके तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ मैं इसका उत्तर, यहाँ पे देख सकते हो H का मान R का मान है, यहाँ पे तिर्यक जो ऊंचाई है उसका सूत्र है, और यहाँ पे तंबू के लिए भी ऊंचाई दिया हुआ टोटल निकला है। फिर पाई आर एल वाले में मान रख देना है, फिर हल करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। आगे दिखाता हूँ अथवा प्रश्न। यहाँ पे देखो अथवा में दिया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया भी है ना, ठीक है, ये वही प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, सूत्र बस लगाना है। ये सूत्र है 4/3 पाई आर त्रिघात, इसमें मान रख दो, ठीक है, सभी के, और हल करोगे तो ये मान आपको मिल जाएगा। इसको भी मैंने समझा दिया है आप लोगों को। फिर ये 14वां प्रश्न है, ठीक है, बहुलक निकालना है। बहुलक का एक बहुत आसान ट्रिक है, क्या ट्रिक है, बस सूत्र याद रखो। यहाँ पे देखो बहुलक का सूत्र मैंने बताया था, इसे एक बार देख लेना, जो मैंने IMP सूची प्रोवाइड किया है ना, IMP सूची का जो लिंक है मैं इस वीडियो के कमेंट में लगा दूंगा। जो भी डाउट रहेगा आपका उस IMP सूची में जाके ज़रूर देखना, जो मैंने आप लोगों को बताया है, या फिर आप फिलहाल तो IMP सूची से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि IMP सूची से ही प्रश्न बहुत सारे आएंगे ही आएंगे। इसलिए IMP सूची में इसका पूरा सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे किया ना, कैसे है, L का मान क्या होगा, F1 का मान क्या है, F0 का मान क्या है, F1 F0 F2 H का मान कैसे निकालते हैं, सबका मान निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। इसी तरह से देखो अगला है
समांतर माध्य कह रहा है। समांतर माध्य को भी मैंने आपको बताया था, प्रश्न दो ही टाइप के हैं, एक समांतर माध्य, एक बहुलक। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आएगा, मैंने ये भी आप लोगों को पहले ही कंफर्म कर दिया है। आने वाले प्रश्नों को मैंने आईएमपी सूची में टिक कर दिया है। ठीक है, तो ये देखो, ये शहरों की संख्या है, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, एफ आई एफ एक्स को, सॉरी जोड़ना नहीं, गुणा करना है, गुणा कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, इसके बाद सूत्र लगा देना है। सूत्र कहाँ पे लगाना है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये सूत्र है, टोटल को हल को भाग कर दिया, ये आ गया 69.4%। 15 देखो, करीम भारतीय स्टेट बैंक 150 रुपये प्रति माह आवर्ती जमा, बहुत आसान आवर्ती जमा। अच्छी बात यह है कि आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता सा है ना, तो आवर्ती जमा खाता को बनाना बस सबसे आसान आवर्ती जमा खाता मुझे लगता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाले में। देखो, मासिक किस्त पी है, आर है, ये है। ये सूत्र जो है ना, ये याद हो गया ना तो गारंटी है बहुत आसानी से बन जाएगा। हल बस करते जाएंगे और ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे फिर भुगतान की गई राशि कह रहा है ना, तो 150 रुपया प्रति माह दे रहा है, 24 माह तक देगा, तो इसको गुणा कर दो। फिर क्या करना है, जोड़ देना है इसको। ये क्या है, ब्याज की राशि है, तो कुल मिला के कितना दे रहा है ये पता चल गया ना, तो कुल मिला के यहाँ पे उत्तर आ गया। समझ में आ गया। आगे देखो, फिर एक है सावधि जमा खाता। देखो, जैसे कि यहाँ पे सावधि जमा खाता दिया हुआ है। अब सावधि जमा खाता वाला जो है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र से बनता है। जैसे कि मोहन वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, ये छोटा है ना, इसके जो एन के घात छोटा है तो आसानी से हल हो जाते हैं। अगर एन के घात 3 है, 4 है, 5 है, 6 बढ़ते जाएगा तो टप जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आवर्ती जमा खाता सबसे आसान है, उसको अच्छे से समझ जाना। ठीक है, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। इसके बाद मैं आपको 16वां प्रश्न दिखाता हूँ। ये वाला प्रश्न इस बार दिखा रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला प्रश्न इसमें ठीक था। तो देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है, इसको भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अध्याय 12 या 13 में है ये। ठीक है, इसके बाद रचना के पद है। इस तरह से आपको रचना के पद मतलब रचना कैसे करना है ये तो मैंने पूरा बारीकी से समझाया है। फिर आगे दिखाता हूँ, ये वाला, इसका भी वही करना है भैया, रचना ज्ञात करना है। देख सकते हो ये एक, इसे हम क्या कहते हैं, बहिवृत्त या अंतःवृत्त कहते हैं, बताओ। अंतःवृत्त, क्योंकि अंदर बना है, किसके, त्रिज्या के। ठीक है, इसे अंतःवृत्त। अब मैं आपको इसका कुछ और हिस्सा है उसको दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये रहा। ठीक है, टॉपिक है। इसके बाद 17वां प्रश्न देखो, 18 तक के रहेगा, तो 17वां प्रश्न आ गया है, बस ख़त्म होने वाला है। 6 नंबर के प्रश्न है ये। 6 नंबर में ये देख सकते हो, इसका क्या करना है भैया, आलेख विधि से हल करना है। आलेख विधि भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाया था। आलेख विधि बहुत टफ होता है, एक आलेख विधि से रहेगा प्रश्न। ठीक है, ये अध्याय 2 से आ सकता है आलेख विधि वाला, आप लोग देख लो। आलेख विधि तो टफ है थोड़ा सा। चलो, इसके बाद अथवा दिखाता हूँ मैं। ये वाला जो प्रश्न है ना, ये सरल है, समांतर श्रेणी से है। ये आलेख विधि के मुकाबला ज़्यादा सरल है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये तीनों समीकरण को क्या कर दिए, फिर पहले और दूसरे को हल करके किसका मान निकाल लिया गया है, पहले दूसरे को हल करके क्यू आर का मान है, फिर आर पी का मान है, फिर पी क्यू का मान, इस तरह से निकाल लिया। निकालने के बाद क्या कर दिया, तीनों को जोड़ दिया है। एक में ए लगा के जोड़ दिया, बी, एक सी लगा के जोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस तरह से पूरा सोल्यूशन हो गया। 18 में आते हैं। 18वां जो है एक मीनार वाला है, ये अध्याय 10 से है। ठीक है, इसे भी मैंने बताया था, एक मीनार वाला। और इसका जो आधा सॉल्यूशन है वो यहाँ पे है, ये रहा और ये रहा, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके भी बताया था। और ये अंतिम प्रश्न है, अगर वो ना बने तो अथवा को भी बना सकते हो। तो ये वाला प्रश्न आप लोग देख लो। ठीक है, ये भी बहुत सरल है, बहुत आसान है। अंत में क्या लाना है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके जाना है, राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है। 2 कोसेक थीटा आपको सिद्ध करना है, तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सिद्ध किया। तो कुल मिलाकर 18 प्रश्न है इस मॉडल पेपर में। और इन मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिया है इनको भी आपको देखना है, सेम टू सेम यही पैटर्न है, इसी नियम, इसी कानून के थ्रू प्रश्न आएंगे एग्जाम में।